नमस्कार दोस्तों, आपका अपने आप के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, जो क्लास 10th का पाठ पढ़ा रहे थे आपको, पौधों एवं जंतुओं में जनन, उसका लेक्चर नंबर फर्स्ट आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। अब देखिए, सेकंड लेक्चर इसका स्टार्ट कर ले हैं। उस लेक्चर में हमने मादा जनन तंत्र तक समझाया था। अब आपको नर जनन तंत्र के बारे में समझाते हैं। देखिए, नर जनन तंत्र ये बोले तो जो मेल बॉडी होता है उसका एक महत्वपूर्ण अंग होता है। देखिए, एक पूरा तंत्र होता है। अगर बात करते हैं इस तंत्र में, तो देखिए क्या होता है। हम इस पूरी संरचना के बारे में समझाते हैं। तो सबसे बाहर की ओर क्या होता है कि शिशुन भाग होता है। और अगर बात बोलें और अन्य भागों की, यहाँ पर इसके ऊपर एक ग्लैंड लगी होती है जिसे बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड या प्रोस्टेट ग्रंथ। और फिर जस्ट इसके नीचे निचले भाग पर एक काउपर ग्रंथि लगी होती है। और जो ये बीच का भाग होता है इसे हम बोलते हैं मूत्र मार्ग। और जो आसपास दो भाग होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, वृषण। देखिए, वृषण मतलब भाग होते हैं। फिर इसके बाद इसके ऊपरी भाग में यहाँ पर ये भाग जो होता है इसे बोलते हैं अधिवृषण, अधिवृषण। और जो ये शुक्राशय होते हैं, शुक्राशय भाग का भाग ये होता है। फिर देखिए, अब इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप चीज़ों के बारे में समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले वृषण, वृषण किसे कहते हैं। इसी में शुक्राणुओं का निर्माण होता है और लीडिंग कोशिकाएं तथा सर्टोली की कोशिकाएं वृषण में होती हैं। जो आपकी लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं वो, और सर्टोली कोशिकाएं वृषण में होती हैं। फिर देखिए, नेक्स्ट पार्ट के बारे में बताते हैं, शुक्रवाहिनी के बारे में। शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी यह 45 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसमें शुक्राणु कई महीनों तक संग्रहित रह सकते हैं। फिर देखिए, शुक्राशय, मतलब शुक्रवाहिनी के बारे में बता दिए। फिर शुक्राशय के बारे में बताते हैं। प्रत्येक शुक्रवाहिनी सीधे मूत्र मार्ग में खुलने के बजाय अपनी ओर के शुक्राशय की छोटी छोटी वाहिकाओं में खुलती है। फिर देखिए, प्रोस्टेट ग्रंथ के बारे में बताते हैं। यह मूत्र मार्ग के आधार भाग के चारों ओर स्थित सिंघाड़े की आकृति की एक बड़ी एवं सघन ग्रंथि होती है। फिर देखिए, काउपर ग्रंथ के बारे में बताते हैं। यह प्रोस्टेट ग्रंथ के नीचे मूत्रोजनन तंतुपट में मूत्र मार्ग के दाएं बाएं स्थित एक अंडाकार ग्रंथि होती है। फिर देखिए, अब इसके बाद बताते हैं पुष्पी, पुष्पों में, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्प में क्या होता है कि पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह या कली है जो तने या शाखाओं के शीर्ष अथवा पत्ती के कक्ष में उत्पन्न होकर प्रजनन का कार्य करता है तथा फल और बीज का उत्पादन होता है, फूल कहलाता है। फिर देखिए, पुष्पों की खेती करना, पुष्पों की जो खेती करी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। फिर पुष्पों का जो अध्ययन होता है उसे बोलते हैं एंथ्रोलॉजी, क्या बोलते हैं, एंथोलॉजी। फिर इसके बाद आगे बताते हैं कि पुष्प की संरचना तथा इसके भाग के बारे में। पुष्प के 4 भाग होते हैं, मुख्य 4 भाग होते हैं। देखिए, पुष्प की संरचना के माध्यम से बता रहे हैं। देखिए, ये पुष्प की एक आकृति बनाए हैं। तो पुष्प के बाहरी ये भाग जो होता है इसे बोलते हैं बाह्य दलपुंज। और इसके बीच में एक भाग होता है जिसे हम बोलते हैं अंडाशय, क्या बोलेंगे, अंडाशय। फिर ये बाहर की ओर कुछ दलपुंज निकले होते हैं। और ये जो ऊपर की ओर एक सिरा दिखाई देता है, सबसे ऊपरी भाग को वर्तिकाग्र बोलते हैं। जस्ट इसके नीचे ये निचला भाग, इसे वर्तिका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्तिका। ये वर्तिकाग्र, दलपुंज और अंडाशय, देखिए 3 भाग मिश्रित दिख रहे हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। इसे हम क्या बोलते हैं, जायांग या स्त्री केसर बोलते हैं। फिर देखिए, इधर जो आपके परागकोश होते हैं और पूतंत्र, परागकोश के निचले सिरे ये जो भाग होता है इसे हम क्या बोलते हैं, पूतंत्र। इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोल सकते हैं, पुंकेसर। फिर देखिए, बाह्य दलपुंज क्या होते हैं। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग ये सहायक अंग, सॉरी, बाह्य दलपुंज, दलपुंज ये सहायक अंग होते हैं। पुमंग, जायांग आवश्यक अंग होते हैं। बाह्य दलपुंज किसे कहते हैं, यह हरे रंग के होते हैं जो पुष्प की रक्षा करते हैं। दलपुंज क्या होते हैं, रंगीन होते हैं जो परागण के कीटों को आकर्षित करते हैं, जो परागण के कीट होते हैं उनको आकर्षित करते हैं। पुमंग क्या होते हैं, इसे नर जनन अंग कहते हैं। पुंकेसर का फूला हुआ भाग परागकोश होता है। परागकोश के अंदर नए युग्मक या परागकण बनते हैं। फिर देखिए, आगे नेक्स्ट बताते हैं आपको स्त्री केसर के बारे में।
स्त्री केसर या जायंग। इसे मादा जनन अंग कहते हैं। अंडक का निचला फूला हुआ भाग अंडाशय होता है, जिसमें बीजांड होता है। बीजांड से बीज बनता है, अंडाशय से फूल बनता है। फिर देखिए पॉलिनेशन के बारे में बताते हैं। परागण क्या होता है। पुष्प के परागकोश के परागकणों के उसी पुष्प या दूसरे पौधे के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। फिर देखिए परागण के प्रकार। परागण दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, जैसे सदाबहार, पैंसी, गुलमेहंदी, मूंगफली, ये सब पौधे ऐसे होते हैं। परपरागण किस पे होता है। परपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे पर लगे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। पर परागण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कीट, वायु, जल, पक्षी या जंतु इत्यादि। फिर देखिए बीजांड की संरचना के विषय में बताते हैं। बीजांड की संरचना देखिए बनी है। इसमें देखिए प्रत्येक भाग को इंडिकेट किए, ये इसमें पाई जाती है बीजांड में, जिसे बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। ये जो बीज का भाग होता है इसे बोलते हैं भ्रूण कोश, और ये कुछ सहायक कोशिकाएं इसमें पाई जाती हैं। ये जो भाग होता है इसे बोलते हैं बीजांड ग्रंथ, और ये जो बीज की कोशिका ये पाई जा रही सहायक कोशिका के बीच में, इसे बोलते हैं अंड कोशिका। फिर ये जो ओपन जो द्वार होता है इसे बोलते हैं बीजांड द्वार। फिर इसके ऊपर एक आवरण होता है जिसे बोलते हैं बीजावरण, और ये जो इसके अंदर पाई जाती हैं द्वितीयक केंद्रक पाया जाता है। फिर देखिए आगे, पुष्प के अंडक मादा जनन अंग है। इसमें तीन भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। अंडाशय अंडक का फूला हुआ भाग, वर्तिकाग्र परागकण के समय परागकणों को ग्रहण करता है। निषेचन के बाद अंडाशय फल में बदल जाता है। भ्रूण कोश में बीजांड की ओर एक अंड कोशिका तथा दो सहायक कोशिकाएं होती हैं। निभाग की ओर तीन प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं। अब देखिए फिर इसके बाद पुष्प पादपों में निषेचन के विषय में बताते हैं। देखिए इसकी संरचना एक बताते हैं। तो बीच वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, अंड कोशिका। ये जो पूरा भाग होता है बाहरी, इसे बोलते हैं बीजांड। फिर देखिए इसके बाहरी जो बिल्कुल भाग होता है कवच टाइप, जिसे अंडाशय बोलते हैं। ये ऊपरी भाग को हम परागनलिका बोलते हैं। फिर खोज जो है इमेसी ने की थी। फिर ये देखिए भाग जो होता है वर्तिकाग्र होता है, सबसे ऊपरी भाग को हम वर्तिकाग्र बोलते हैं। इसके ऊपर कुछ परागकण उपस्थित होते हैं। फिर देखिए नर तथा मादा युग्मक का संलयन निषेचन। निषेचन किसे कहते हैं, नर और मादा युग्मक दोनों का संलयन हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। फिर देखिए आपको बताते हैं निषेचन होने के बाद अंडाशय फल में बदल, जो निषेचन फर्टिलाइजेशन जब होता है, अंडाशय जो है वो किस में बदल जाता है, फल में, तथा बीजांड बीज में बदल जाता है। फिर देखिए अलैंगिक जनन तथा इसकी विधियां क्या हैं। एक अलैंगिक जनन में बताते हैं वह जनन जिसमें नर तथा मादा दोनों की आवश्यकता नहीं होती है तथा एक ही जीव नए जीव को उत्पन्न कर देता है, उसे हम बोलते हैं अलैंगिक जनन। जैसे इनकी विधियां, विखंडन, यह एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। इसमें कोशिका सूत्री या अर्धसूत्री विभाजन द्वारा दो कोशिकाओं में बट जाता है और नए जीव का निर्माण हो जाता है। फिर देखिए बीजांड निर्माण क्या होता है। कम विकसित पादपों में दृढ़ आवरण वाली विशेष एक कोश की संरचना बनती है। फिर देखिए कलिका उत्पादन क्या होता है। ईस्ट कोशिका से छोटे कलिका सदृश मुकुल बनते हैं, जो कोशिका से अलग होकर नई ईस्ट कोशिकाएं बनाती हैं। फिर खंडन में देखिए सरल संरचना वाले पादप छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तथा प्रत्येक खंड नए तंतु में विकसित होते हैं। फिर देखिए आपको अगला टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाते हैं।